जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में हार्दिक स्वागत है। ये चैप्टर हमारा 10th चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस, जिसका जो बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, उसका 10th चैप्टर है। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखेंगे प्लांट्स के और एनिमल्स के, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है। बेसिक चीज क्या है कि भाई लिविंग क्रिएचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, नॉन लिविंग की नहीं। तो सबसे पहले लिविंग की मतलब जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, उसके लिए देखो भाई कुछ प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है आपका मूवमेंट। भाई जो लिविंग चीज होती है उसका जैसे एक जो मैंने अभी बताया प्रॉपर्टी है मूवमेंट। भाई नॉन लिविंग चीज आप बोलोगे कि भाई कार है, कार भी तो मूवमेंट करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो अरे ये एक वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे ही मैंने लिविंग और नॉन लिविंग बोल दिया, नहीं। ठीक, ये एक ये प्रॉपर्टी है। जैसे मूवमेंट का एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे। जैसे इंसेक्टिवोरस करके जो प्लांट है वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, जिसका एग्जांपल क्या है, ड्रोसेरा। ये ड्रोसेरा करके आपका जो ये प्लांट है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब मतलब इसका यहाँ एग्जांपल देने का क्या हुआ कि जो मूवमेंट है प्लांट की वो कैसे हो रही है, इंसेक्ट की वजह से। मान लो अगर वहाँ पे जैसे इंसेक्ट आ रहा है उस फूल पे या उस पौधे पे, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रही है। मतलब आप बोल दोगे कि भाई एक प्लांट है एक ही जगह तो है, चल थोड़े रहा है वो, लेकिन उसकी मूवमेंट भी तो हो रही है। मतलब वो जैसे बड़ा हो रहा है, ये जैसे इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट है एक तरीके की। तो दिस इज वन ऑफ द, अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे चाइल्ड है, कोई बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसकी ग्रोथ होके या उसकी मूवमेंट हो रही है बॉडी में, तो वो यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, फिर अगेन हो रही है तो यहाँ पे पहुँच गया। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप खुद देखेंगे कि भाई कोई एक मान लो ईंट है, या चलो छोड़ो कुछ भी, मान लो ये एक दीवार है, दीवार में कोई ग्रोथ थोड़ी हो रही है। जब तक हम उसको पर्टिकुलरली हम अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करते हैं तो अपने आप उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो दीवार या मतलब वॉल हम बोले तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट यहाँ पे हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ है, वो एक लिविंग बीइंग है। ठीक, लिविंग बीइंग्स को भाई फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक, फिर बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, वो है आपका रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग। हम सांस लेते हैं, हमने क्या किया, सांस भरा, मतलब एयर हमारे अंदर ली, दैट इज कॉल्ड आपका मतलब इनहेल। और फिर जब हमने क्या है सांस छोड़ा, मतलब अंदर से एयर बाहर की तरफ फेंक दी, दैट इज कॉल्ड एक्सेल। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और इस ब्रीदिंग जो ये पार्ट है, ये किस प्रोसेस का पार्ट है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सांस लिया और छोड़ा उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन एक पर्टिकुलर टर्म है, जैसे उसके अंदर ब्रीदिंग भी आता है। बाकी और हम फ्यूचर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, जैसे कि मछली है, मछली रेस्पिरेशन कैसे करती है। भाई मछली तो पानी के अंदर रहती है, वो कौन सा एयर अंदर ले रही है और बाहर छोड़ रही है, लेकिन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन बट नॉट ब्रीदिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, हम जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में कैसे होता है ये रेस्पिरेशन। प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है भाई, सर जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे क्या है, प्लांट्स का रेस्पिरेशन होता रहता है, एयर का इन और आउट होता रहता है। तो जो ये रेस्पिरेशन है ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक, फिर एक प्रॉपर्टी और है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, लाइक हमने जैसे पानी पी लिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम गए भाई वॉशरूम गए, सुसु किया, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सक्रीशन। आपने जिम किया, रनिंग की, पसीना आया, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो भी एक्सक्रीशन है। ठीक, यूरिन आपका, आपने यूरिन किया तो वो भी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है। ऐसे उसमें पौधों में भी दिखाया हुआ है एक एग्जांपल कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी हो गया पौधे के अंदर, तो वो ऐसे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर छोड़ देगा, बाहर छोड़ देगा। ये आपके पानी की बूंदे आपको दिख रही हैं, ये एक्सक्रीशन है। ये प्लांट्स में भी ऐसे देखने को मिलता है क्योंकि ये लिविंग बीइंग है। अच्छा, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है,
स्टिमुलस होता है कि भाई हमारा मतलब एक रिस्पॉन्स, कोई भी एकदम से इंस्टेंटली कुछ भी हुआ तो उसका हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे तुरंत। जैसे कि मान लो आपको कांटा लगा, कांटा लगा, आपको कांटा लगा, तो आप क्या करोगे? बोलोगे हाय लगा। देखो, जब भी कांटा लगता तुरंत आप क्या करोगे? भागो, मतलब उस जगह को देखोगे या छुओगे, अरे यार लग गया, क्या कैसे क्या चुभ गया है, मतलब आप देखोगे तुरंत आपका हाथ वहां जाएगा। ठीक। सो वो क्या है, आपकी बॉडी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, प्रॉम्प्टली। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की? ये आपकी लिविंग बीइंग्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जैसे स्टिमुली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको जीएस के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, आगे रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, देखा ना। स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। कभी आपके एग्जाम में आए कि भाई स्टिमुली या फिर स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म क्या है, तो स्टिमुली होता है। ठीक है, इंग्लिश में आपके आ सकता है। अच्छा, क्या ये जो हमें स्टिमुलस की हम जो बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ आपका ह्यूमन बींग्स में होता है या फिर एनिमल्स में होता है? जी नहीं, लिविंग बींग्स में होता है। लिविंग बींग क्या होता है? हमारे प्लांट्स भी होते हैं। और प्लांट्स में ये कैसे देखने को मिलता है? जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक टच मी नॉट प्लांट होता है। टच मी नॉट प्लांट कौन सा होता है? चुई मुई का पौधा। भाई मेरे को टच मत करना, मैं मेरे को टच करोगे तो वो फोल्ड कर लेता है अपने लीव्स को। जो ये है ना, ये क्या है, ये अपने जो ये लीव्स है ना, इनको फोल्ड कर लेता है, ऐसे मुरझा जाता है। थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम के बाद फिर से ये खिल जाता है, लेकिन एक बार टच करने पे ये ऐसे कर, मतलब स्टिमुलस शो करता है कि भाई हाँ, रिस्पॉन्स शो करता है, भाई मेरे कुछ हुआ है, तो तुरंत रिस्पॉन्स शो करेगा। इट मीन्स ये प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलता है। तो हमें क्या इसका आउटकम निकला, कंक्लूजन क्या निकला? ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। भाई वो कुछ भी एकदम से इंस्टेंटली होता है, उसका रिस्पॉन्स करते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपके नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, आपने कभी ऐसे देखा, आपने बैग में पेंसिल रख दी, थोड़े दिन बाद देखा कि दो पेंसिल हो गई, या फिर एक छोटी पेंसिल और हो गई उसके साथ? नहीं होता ना। अब कुछ भी और चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए कि आपने बोला कि हाँ कुछ भी मतलब एक बैग है, बैग कई दिनों से एक जगह पड़ा हुआ है, छेड़ा नहीं है, तो उसके साथ एक छोटा बैग और पैदा हो गया। मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें लग रही होंगी, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सको कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग बनाती है आपकी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अच्छा, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या मतलब मरती है कभी? मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं भाई जो देखो टाइम के साथ साथ मतलब हो जाती है, कोई नेचुरल ऑर्गेनिक चीज है, मतलब वो खत्म हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल खत्म नहीं होती। अब हजारों साल पहले आपके जो ये ईंट पत्थर थे, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो पहाड़ बना कोई, आज भी वो ऐसे कि वैसा ही खड़ा है, वो मरा थोड़े है। लेकिन कोई भी लिविंग थिंग है, वो कितनी भी हो, जैसे मान लो सबसे ज्यादा अगर जो उम्र मानी जाती है वो कछुए की मानी जाती है, कि वो टर्टल टोर्टोइज बोलते हैं जिसको, वही 400-400 साल तक वो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आखिरी में वो मरते जरूर हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं मरते, तो लिविंग बींग्स मरते हैं। ठीक। अब हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी? मूवमेंट की बात करी, हमने बात करी कि वो उनको फूड चाहिए, वो ग्रो करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली होता है, और आखिरी में वो मर जाते हैं। इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं है किसी में, तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ठीक। अब हमने इतना क्लियरली जान लिया है कि लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। भाई एक जो बीज है उसके अंकुरण के लिए, अंकुरित होने के लिए क्या क्या जो कंडीशंस हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जर्मिनेशन को हिंदी बोलते हैं अंकुरण, मतलब कोई सीड है वो अंकुरित होता है। यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग कंडीशन की भी कैसे अंकुरित होता है। हम सीधा कंक्लूजन पे चलते हैं जो हमारे काम आएगा कि भाई कैसे पॉसिबल, क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। पानी, डेफिनेटली पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना पानी के आपका अंकुरण नहीं होगा, चाहे वो मॉइस्चर फॉर्म में हो, चाहे वो आपने डायरेक्ट पानी दिया हो, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। पानी से क्या होता है कि पानी से भाई जो सीड कोट होता है, एक हमने जैसे यहाँ बीन का जो बीज है, सीड है, वो लिया है, उसका एग्जांपल लेके बता रहे हैं। तो जो ये पानी है, इसके जो आउटर लेयर है, इसको सीड कोट बोलते हैं, इसको सॉफ्ट करता है। और आपका जो ये एम्ब्रो है अंदर, एम्ब्रो के बारे में मतलब जानेंगे हम आगे जब थोड़ी बड़ी क्लास आएगी। तो एम्ब्रो क्या है, उसको भी बढ़ने में हेल्प करता है पानी।
फिर बात करते हैं एयर एंड सोयल, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है भाई। आपके सोयल जो हल चलाते हैं होते हैं हमारे खेतों में, वो क्यों करते हैं? ताकि जो मिट्टी बिल्कुल पक्की हो चुकी है उसमें एयर नहीं है, तो इसलिए जो हम सीड डालेंगे या डाल रखे होंगे पहले, वो उसके ऊपर अगर प्लेन बन गया है, पक्की हो गई है ज़मीन, मिट्टी पक्की हो गई, तो वो उसमें से नहीं निकल सकता, जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या हल चलाते, ताकि उसमें जो ज़मीन का जो मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी फॉलो बोल देते हैं, मतलब कि भाई हल्की परती भूमि सी हो जाती है, और उसमें एयर चली जाती है, एयर की भी ज़रूरत होती है, तो एयर से आपका वो ग्रो इजीली कर सकते हैं रूट्स वगैरह। ठीक, फिर बात करते हैं लाइट की। अब यहाँ पे बीन के केस में, या भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइट की ज़रूरत पड़े जर्मिनेशन के लिए। एक बार पौधा अगर ज़मीन से बाहर निकला है तो लाइट की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण के लिए, एक छोटे से पौधे के निकलने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ बीन सीड्स। सभी के केस में नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या है, लाइट की जर्मिनेशन में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है ना कि हमें मतलब छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के साथ चीज़ें सिखाने का एक तरीका बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही आप ऑब्जर्वेशन रखेंगे, वो करेंगे, तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, जगदीश चंद्र बोस, जिसको JC बोस बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, इंडिया के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने वही प्लांट्स के साथ बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने एक ऐसी मशीन भी बनाई जिसको बोलते हैं हम क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि भाई जो प्लांट है वो भाई लाइट पे कैसे रिएक्ट करता है, मतलब सनलाइट पे, हीट पे कैसे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे, ग्रेविटी पे कैसे करेगा, तो और इवन कितना फास्ट ग्रो करता है। ये सारी चीज़ें उस मशीन क्रेस्कोग्राफ से ही हमें पता चल जाती हैं। उनके लिए अलग अलग हमें काफ़ी टाइम ऐसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, हम बैठ के देख रहे हैं कि हाँ अब प्लांट कितना बड़ा होगा, क्या ग्रोथ दिखा रहा है, क्या कर रहा है, तो उस मशीन से सारा सब कुछ आपको रिकॉर्ड होकर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की। अब लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल मतलब जब से लाइफ शुरू हुई और लाइफ कहाँ ख़त्म हुई, तो ये आधा पार्ट हुआ, लेकिन ख़त्म होने के बाद फिर से शुरू हुई, तो ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, अब प्लांट की अगर हम बात करें कि प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा क्या होता है, हमने यहाँ पे जैसे बीन प्लांट लिया है, बीन प्लांट का जो हम लाइफ साइकिल की यहाँ बात कर रहे हैं, स्टेज 1 सीड है, वो थोड़ा सा बड़ा होकर जर्मिनेशन होगा, उसका जर्मिनेशन मतलब ज़मीन में हमने ये सीड डाल दिया, फिर ये नीचे की तरफ रूट्स हो जाएंगे, ऊपर की तरफ शूट्स निकल आएंगे, और ये यहाँ पे आपका जर्मिनेशन होकर पौधा ऊपर आ जाएगा। अब इसको क्या सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, फिर सनलाइट से ये ऐसे बड़ा होते होते लीव्स आ जाते हैं, लीव्स बड़े होकर फिर एक पौधा बन जाता है कंप्लीट स्टेम के साथ, और फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, इसको स्टेज 4 बोलते हैं। एंड स्टेज 5 इज अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स। इन जो फ्लावर हैं ये ही आपके फ्रूट्स में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हम मटर का पौधा यहाँ पे देख रहे हैं, मटर लगे हुए हैं, तो वो हम तोड़ के हम फ्रूट ले लेते हैं। ठीक, ये चलता रहता है। फिर क्या हुआ कि भाई ये यहाँ से आपके जो सीड हैं गिर के वापस, ये सीड आ गया, गिर के ज़मीन में चले गए, और ज़मीन में जाने के बाद फिर से ये साइकिल ऐसे रिपीट होता रहता है, रिपीट हो। लेकिन जब एक स्टेज आती है, जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती, हमारे ऊपर चीज़ें, हमारे एनवायरनमेंट का या अच्छे खाने पीने का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आखिरी में क्या हो जाती है, डेथ। तो ऐसे ही प्लांट्स के साथ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब जो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, और यहाँ पे आके लास्ट में प्लांट है वो मर जाता है, ऐसा हो जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। ये तो हमने बात करी लाइफ साइकिल की, किसकी, प्लांट्स की, एक एग्जांपल लिया। ऐसे ही हम अब जैसे लाइफ साइकिल जो एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में जैसे इंसेक्ट की हम पहले बात कर लेते हैं, मॉस्किटो। अब मच्छर की बात करें, मच्छर की बात करना बहुत ज़रूरी है भाई। मच्छर रात को गर्मियों में सोने नहीं देते, और कौन नहीं सोने देता, देखो अभी मैं बताता हूँ। फीमेल मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, देख रहे हो हैं, ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। कौन से, फीमेल मॉस्किटोज, बच के रहना उनसे। वो क्या करता है भाई, आपके ट्रांसमिट सेवरल डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो समझ में आ गया ना किससे बच के रहना है, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, तो बच के रहना आपको। ठीक, तो भाई ऐसे ही जो मॉस्किटोज हैं भाई, वो ऐसे ऐसे आपके डिजीज फैला देते हैं। अब मॉस्किटो के लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो कैसे बनता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कोई गंदा सा पानी कहीं इकट्ठा रह गया, या फिर कहीं पे आपने गमले लगा रखे, पौधे लगा रखे हैं, वहाँ पे भी आपको, क्योंकि मॉइस्चर होता है, हम पानी देते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो
मच्छर है वहाँ पैदा हो जाते हैं। और मच्छर का सीधा हम लाइफ साइकिल की अगर बात करें, मच्छर का लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखो लाइफ साइकिल क्या होता है, कोई भी मतलब फीमेल मॉस्किटो है वो आती है और पानी के आसपास अपने अंडे देती है, ये आपके अंडे हो गए। फिर स्टेज 2 क्या है, लार्वा। वो अंडे बढ़ के यहाँ लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा है, आपको यहाँ बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखता है। फिर ये कन्वर्ट होके ये आपका पुपा में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आया था कई बार, मैंने शायद ये देख लिया है। एक वो जैसे प्रॉपर वो एक ऑर्डर भी बोलते हैं ना, ऑर्डर, इस ऑर्डर में इसको रख दीजिए करेक्ट ऑर्डर में, तो वो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, तो ये देख लो, रीजनिंग भी मैंने आपको पढ़ा दी यहाँ पे, ठीक। तो कुछ भी आप पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों से, है ना, आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, ठीक है। लार्वा के बाद वो थर्ड स्टेज क्या होगी, पूपा। और पूपा के बाद वो फिर बड़ा होके एक पूरा कंप्लीट अडल्ट मच्छर बन जाएगा, ठीक है, अडल्ट मॉस्किटो। अगेन क्या है, वो जब भी मरना होगा मर जाएगा, लेकिन फिर कोई फीमेल जो मॉस्किटो है वो एग्स दे देगी, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ये साइकिल चलता ही रहेगा। अब मैं यहाँ बात करूँ कि भाई हमें है ना, जैसे डेंगू से चिकनगुनिया से बचने के लिए सरकार अलग अलग हिदायतें देती है, चीज़ें बताती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो उस केस में क्या है कि हमने जनरली देखा होगा कि भाई कहीं भी पानी इकट्ठा हो रखा है, या फिर हमारे कूलर में हम पानी भर के रखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, या हमारे घर वाले क्या करते हैं भाई, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं उसमें। उससे क्या फ़ायदा होगा, अब देखो, जो ये अंदर लार्वा और पुपा, मतलब पहले एग से लार्वा बनता है और फिर पुपा बनता है, ठीक। तो वो क्या है, अलग अलग स्टेजेस हैं। वो इस स्टेज तक, इन दोनों स्टेज तक वो क्या है, पानी के नीचे जीवित रह सकते हैं। लेकिन जब पुपा के बाद उसको अडल्ट मच्छर बनना है, अगर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचना है, तो उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए, हवा चाहिए। पानी के अंदर आपने कभी देखा है कि मच्छर जीवित रहेगा, नहीं, अडल्ट मच्छर कभी नहीं रहेगा, लेकिन वो पुपा तक जिंदा रह सकता है। अब वो क्या करेगा, पुपा कोशिश करेगा यहाँ पे वाटर सरफेस पे आने की, लार्वा भी कोशिश करेगा, चलो भाई मैं वाटर सरफेस पे आके पुपा बना लूँ, नीचे से पानी ले लूँगा, ऊपर से हवा ले लूँगा, फटाफट पुपा बन के फिर से अडल्ट मॉस्किटो बना दूंगा। लेकिन हमने तो मच्छरों की ग्रोथ रोकनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने केरोसिन ऑयल डाल दिया। केरोसिन ऑयल डालने से क्या है कि लेयर बन जाती है, क्योंकि तेल हल्का होता है, पानी भारी होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। तो जो पुपा है वो वाटर सरफेस के ऊपर तो आ जाता है, लेकिन वो तेल के ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए उसको हवा नहीं मिलती, एयर नहीं मिलती, और एयर नहीं मिलती तो पुपा यहीं पे ही खत्म हो जाता है, मर जाता है। इट मीन्स जो लाइफ साइकिल है वो डिसरप्ट हो गया मॉस्किटो का, तो नए जो मच्छर बनने हैं वो बंद हो जाएंगे, और आप चिकनगुनिया और जो डेंगू वगैरह मलेरिया है उससे आप बच जाएंगे, ठीक। अच्छा, अडल्ट मॉस्किटो का भाई जो लाइफ साइकिल है ना, कितने दिन तक वो जिंदा रह सकते हैं, लाइफ स्पैन है वो है 10 से 15 दिन, याद रखना। ऐसे एक सिल्क मोथ है, वो भी बिल्कुल एज इट इज इसी लाइफ साइकिल पे काम करता है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, ठीक। फ्रॉग की बात करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो मुझे पता है, जल्दी से मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लाइफ साइकिल की डायरेक्ट जहाँ बात हो रही है उसकी बात देखिए। देखो यहाँ पे जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग हैं, वैसे तो एक्चुअल में 4 ही स्टेज हैं, लेकिन और भी स्टेज हैं, उनको ए बी में डाल दिया गया है। जैसे स्टेज 1A, जो भी अंडे दिए गए हैं फ्रॉग्स द्वारा उनको बोलते हैं स्पॉन। याद रखना, स्पॉन किसे बोलते हैं, जब भी कोई मेंढक अंडे देता है, फीमेल मेंढक अंडे देती है, उसको बोलते हैं स्पॉन। फिर उसी की स्टेज बी आती है एम्ब्रो, वो अंडे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रो। जैसे ये डे 1 तो स्पॉन होते हैं, फिर 3-4 दिन में एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्टेज 1B। उसके बाद स्टेज 2A टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं विद टेल। एक पीछे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये टेल दिख रही है, तो वो टैडपोल बोलते हैं। वो 7 से 10 दिन में बन जाएगी, और फिर काफ़ी टाइम लगता है इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पहुंचने में, 8 से 10 हफ्ते, मतलब 2 महीने से 2.5 महीने ये स्टेज पे लग जाता है, जिसको स्टेज 2B बोलते हैं। यहाँ पे मेंढक के पैर आने शुरू हो जाते हैं। अब मिक्सचर बन गया है, थर्ड स्टेज फ्रॉगलेट बोलते हैं, जो कि आपका करीब 3 महीनों में होता है। उसमें क्या आपको यहाँ टेल भी देखने को मिलेगी और पैर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेज जाती है, फोर्थ स्टेज, जिसमें अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो करीब 3.5 महीने के बाद, या 14 वीक्स की अगर हम बात करें, तो एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है जिसकी टेल नहीं होती, सिर्फ पैर पैर होते हैं, और इन पैर के बलबूते ही उछल कूद वो कर लेता है। और आप जानिए, जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी, ठीक। तो आप ये चीज़
ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मुझे लगता है कि काफ़ी समझाने की वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, बट मुझे लगता है कि आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। मैंने कोई इतना बोरियत वाली चीज़ वो नहीं करी, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वही चीज़ें बताई, और आपको काम आएंगी। कहीं ना कहीं आपके देखो क्वेश्चन आएगा ना बायोलॉजी से, तो डेफिनेटली आपको आंसर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज ये 10th चैप्टर था। नेक्स्ट 11th चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।